हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलम मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन योगा पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है नाड़ी विमर्श, जिसके अंतर्गत हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि नाड़ी किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या है, इसकी संख्या क्या बताई गई है, नाड़ियों का उत्पत्ति स्थान कहाँ बताया गया है, इसकी स्थिति कहाँ कहाँ बताई गई है, विभिन्न नाड़ियों की जो स्थिति है उसके विषय में क्या कहा गया है, और अंत में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि नाड़ियों का कार्य क्या है। इन सभी बिंदुओं पर क्रमशः और विस्तार से प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि नाड़ी किसे कहते हैं, इसका स्वरूप क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है। यौगिक एनाटॉमी में नाड़ी विमर्श एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय के रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है, जिसका कारण है कि सूक्ष्म शरीर में विद्यमान नाड़ियाँ हमारे स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर से संबंधित विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को संचालित एवं नियंत्रित करती हैं। शरीर में ऊर्जा का प्रवाह नाड़ियों के माध्यम से ही संपूर्ण शरीर में प्रवाहित होता है। नाड़ियाँ हमारे सूक्ष्म शरीर में विद्यमान होती हैं, जो कि खुली आँखों से दिखाई तो नहीं देती, किंतु प्राण शक्ति के वाहक के रूप में कार्य करती हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शरीर में ऊर्जा जिन रास्तों या मार्गों से प्रवाहित होती है, योगियों एवं योग ग्रंथों में उसे नाड़ियों का नाम दिया गया है। नाड़ियाँ हमारे संपूर्ण शरीर में विद्यमान रहती हैं और हमें ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ प्राण के प्रवाह को संतुलित करती हैं। आगे नाड़ियों के विषय में कह सकते हैं कि जिस प्रकार हमारे स्थूल शरीर में रक्त वाहिकाएं संपूर्ण शरीर में रक्त को प्रवाहित करती हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर में नाड़ियां प्राण ऊर्जा को प्रवाहित एवं संतुलित करने का कार्य करती हैं। नाड़ियों का कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, ये केवल चक्रों को सक्रिय करने और प्राणिक ऊर्जा को संतुलित करने में सहायक होती हैं। नाड़ियों का संबंध इंद्रियों से होता है और इंद्रियां मन द्वारा संचालित होती हैं। अतः हमारी मन स्थिति जैसी होती है, उसी तरह हमारी नाड़ियां क्रिया करती हैं, अर्थात उसमें हमारी मन स्थिति और हमारी जीवनचर्या के हिसाब से हमारी नाड़ियां कार्य करती हैं। नाड़ियां हठ योग का एक महत्वपूर्ण विषय है, जो कि 3 शरीर, पंचकोश, षटचक्र, पंच प्राण के समान ही सूक्ष्म शरीर की गतिविधियों को संपादित करता है और इन्हीं को क्रियाशील बनाए रखता है। जो भी हठ योग के अभ्यास हैं, वे प्राणों के संतुलन, कोशों के अनावरण एवं विकास, चक्रों के जागरण और नाड़ियों में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा के निर्बाध प्रवाह के लिए ही बताए गए हैं। नाड़ियों की तुलना आधुनिक चिकित्सा विज्ञान तंत्रिका तंत्र के रूप में तथा चीनी एक्यूपंक्चर में मेरिडियन रेखाओं से की जा सकती है। अर्थात ये जो नाड़ियाँ हैं, यौगिक नाड़ियाँ जो बताई गई हैं,
इनकी तुलना आधुनिक चिकित्सा विज्ञान तंत्रिका तंत्र के रूप में करता है और जो चीनी एक्यूपंक्चर बताया गया है उसमें जो मेरिडियन रेखाएं हैं उसको नाड़ियों के रूप में समझा जा सकता है। नाड़ियों के विषय में एक सामान्य जानकारी प्रस्तुत करने के पश्चात अब हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि नाड़ी का अर्थ क्या है। नाड़ी संस्कृत भाषा का शब्द है जिसको नली, वाहन या प्रवाह के अर्थ में समझा जा सकता है। अतः नाड़ी उन नलिकाओं के जाल को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से शरीर में ऊर्जा प्रवाहित होती है। यौगिक ग्रंथों में नाड़ी का अर्थ प्राण अर्थात जीवन ऊर्जा के संचार या प्रवाह के लिए सूक्ष्म नलिकाएं बताया गया है। आयुर्वेद में नाड़ी का अर्थ नब्ज अर्थात पल्स है जिसके माध्यम से वैद्य स्वास्थ्य और बीमारियों का पता लगाते हैं। उपर्युक्त वर्णन के आधार पर हम कह सकते हैं कि संस्कृत, योग और आयुर्वेद में वर्णित नाड़ियों को सूक्ष्म ऊर्जा या तंत्रिकाओं के प्रवाह का मार्ग बताया गया है जो कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। नाड़ियों के अर्थ को स्पष्ट कर लेने के पश्चात अब हम इनकी संख्या के विषय में प्रकाश डालेंगे। संपूर्ण प्राणिक नेटवर्क में ऊर्जा के वितरण के लिए विभिन्न ग्रंथों, परंपराओं एवं हठयोगिक ग्रंथों में नाड़ियों की संख्या को लेकर काफ़ी भिन्नता दिखाई देती है, लेकिन अधिकांश ग्रंथों में 72,000 नाड़ियों की संख्या प्राप्त होती है, जिनमें 3 सबसे प्रमुख नाड़ियाँ ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना हैं, जो रीढ़ की हड्डी और चक्रों के नाम से जाने जाने वाले गहन ऊर्जा केंद्रों से होकर गुजरती हैं। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के अतिरिक्त 7 और प्रमुख नाड़ियों का वर्णन प्राप्त होता है, जिन्हें गांधारी, हस्तजिह्वा, यशस्विनी, पूषा, अलंबुसा, कुहू और संखिनी के नाम से जाना जाता है। कुछ अन्य ग्रंथों में 14 एवं 19 नाड़ियों का वर्णन भी प्राप्त होता है, जिनमें सरस्वती, वारुणी, विश्वोदरी, सौम्या, सूरा, पयस्विनी, कोरमा, जिह्वा और विलंबा को प्रमुख बताया गया है। नाड़ियों की संख्या के विषय में एक सामान्य वर्णन के पश्चात हम विभिन्न ग्रंथों में इनकी संख्या क्या बताई गई है इसके विषय में संक्षेप में समझने का प्रयास करते हैं। घेरन संहिता में नाड़ियों का वर्णन प्राप्त होता है, जिसमें इनकी संख्या के विषय में कहा गया है कि 72,000 नाड़ियों का वर्णन घेरन संहिता में भी प्राप्त होता है, जिसमें 10 प्रमुख नाड़ियों का वर्णन किया गया है। वशिष्ठ संहिता में 14 प्रमुख नाड़ियों का वर्णन है। हठ रत्नावली में भी 14 नाड़ियों का वर्णन मिलता है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी 10 नाड़ियों का वर्णन मिलता है। गोरक्ष संहिता भी 10 नाड़ियों का वर्णन करती है, जबकि शिव संहिता में 3.5 लाख नाड़ियों का वर्णन प्राप्त होता है, किंतु मुख्य रूप से 14 नाड़ियों का और चित्रा नाड़ी को लेकर 15 नाड़ियों का वर्णन प्राप्त होता है, जिसमें 3 प्रमुख बताई गई हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना।
याज्ञवल्क्य स्मृति में 101 नाड़ियों का वर्णन प्राप्त होता है, जिनमें 10 प्रमुख एवं 3 को प्रमुख बताया गया है। हठयोगी ग्रंथों के अतिरिक्त उपनिषदों में भी नाड़ियों का वर्णन प्राप्त होता है, किंतु यहाँ भी संख्या को लेकर भिन्नता दिखाई देती है। कठोपनिषद एवं प्रश्नोपनिषद में नाड़ियों की संख्या 101 बताई गई है। ध्यान बिंदु उपनिषद में 72,000 नाड़ियों का वर्णन है, जिसमें 72 मुख्य एवं 10 प्रमुख नाड़ियां बताई गई हैं। त्रिशिके ब्राह्मणोपनिषद भी 72,000 नाड़ियों में 10 मुख्य एवं 3 प्रमुख नाड़ियों का वर्णन मिलता है। योग चूड़ामणि उपनिषद में भी 72,000 नाड़ियों में 10 मुख्य नाड़ियों एवं 3 प्रमुख नाड़ियों का वर्णन प्राप्त होता है। नाड़ियों की संख्या को स्पष्ट कर लेने के पश्चात हम नाड़ियों के उत्पत्ति स्थान के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। विभिन्न यौगिक ग्रंथों एवं उपनिषदों में 72,000 नाड़ियों का मुख्य उत्पत्ति स्थान हृदय, नाभि या कंद माना जाता है। कंद अर्थात नाभि के नीचे स्थित श्रोणि क्षेत्र में एक अंडाकार पिंड है, उसे कंद कहा जाता है। सभी सूक्ष्म ऊर्जाएं यहीं से उत्पन्न होकर संपूर्ण शरीर में प्राण का संचार करती हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति में नाड़ियों को हृदय से उत्पन्न बताया गया है। ध्यान बिंदु उपनिषद एवं त्रिशिके ब्राह्मणोपनिषद में नाड़ियों की उत्पत्ति कंद से बताई गई है। कठोपनिषद एवं प्रश्नोपनिषद में नाड़ियों की उत्पत्ति हृदय से बताई गई है। घेरण संहिता, शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता, गोरक्ष संहिता और हठ रत्नावली जैसे प्रमुख हठ यौगिक ग्रंथों में कंद को ही नाड़ियों का उत्पत्ति स्थान बताया गया है। अतः स्पष्ट होता है कि नाड़ियों का उत्पत्ति स्थान हृदय अथवा कंद ही ज़्यादा सही प्रतीत होता है, प्रामाणिक प्रतीत होता है। नाड़ियों की उत्पत्ति को स्पष्ट कर लेने के पश्चात अब हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि नाड़ियों की स्थिति क्या है, अर्थात इनकी स्थिति कहाँ बताई गई है। नाड़ियों की स्थिति के संबंध में भी शास्त्रों में भिन्नता दिखाई देती है। अधिकांश ग्रंथों में समान रूप से जो स्थिति बताई गई है, उसके अनुसार ईड़ा बाएं नासा छिद्र, पिंगला दाहिने नासा छिद्र और सुषुम्ना की स्थिति मेरुदंड में बताई गई है। इसके अतिरिक्त गांधारी बाईं आँख, हस्तजीवा दाईं आँख, पूसा दायां कान, यशस्विनी बायां कान, अलम्बुसा मुख, कुहू जनेन्द्रिय एवं संखिनी नाड़ी की स्थिति गुदा स्थान में बताई गई है। सुषुम्ना को सबसे प्रमुख नाड़ी बताया गया है, जिसके भीतर वज्रा नाड़ी एवं वज्रा नाड़ी के भीतर चित्रा नाड़ी और चित्रा नाड़ी के भीतर ब्रह्म नाड़ी की स्थिति बताई गई है। नाड़ियों की स्थिति अर्थात नाड़ियों का स्थान क्या है, शरीर के किस अंग में ये नाड़ियाँ स्थित होती हैं, स्थित रहती हैं, यह जानने के पश्चात अब हम नाड़ियों का कार्य क्या है यह समझने का प्रयास करते हैं। जो प्रमुख 10 नाड़ियां हैं उनके विषय में कहा गया है कि पिंगला प्राणिक प्रगति के लिए, ईड़ा मानसिक प्रगति के लिए एवं सुषुम्ना नाड़ी आध्यात्मिक प्रगति के लिए उत्तरदायी है। ईड़ा और पिंगला प्रत्येक चक्र पर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं और उनकी ऊर्जा धाराएं नाड़ी जाल के माध्यम से शरीर के सभी संबंधित अंगों और भागों तक पहुंचता है। प्राणिक ऊर्जा का जागरण
प्राणमय कोश के विकास में सहायक है। प्राणमय कोश इड़ा और पिंगला प्राणमय कोश में इड़ा और पिंगला की शक्तियां दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। इड़ा चंद्र ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है और नकारात्मकता को दर्शाती है। यह प्रकृति में ठंडी होती है और पैरासिम्पैथेटिक तंत्र से संबंधित होती है। विश्राम, निष्क्रियता और स्थिर गतिविधि इसके गुण हैं। इड़ा नाड़ी की ऊर्जा मनोमय एवं विज्ञानमय कोशों को नियंत्रित करती है। इड़ा को गंगा कहा गया है, अर्थात इड़ा नाड़ी जो है वह शांत प्रकृति की बताई गई है, इसलिए यह पैरासिम्पैथेटिक तंत्र से संबंधित बताई गई है। पिंगला को यमुना कहा गया है और यह सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है और सकारात्मकता को दर्शाती है। शारीरिक शक्ति, गतिशीलता और तनाव पिंगला नाड़ी के गुण हैं। यह प्रकृति में गर्म होती है और सिम्पैथेटिक तंत्र से संबंधित बताई गई है। पिंगला नाड़ी की ऊर्जा अन्नमय एवं आनंदमय कोश को नियंत्रित करती है। सुषुम्ना को सरस्वती कहा गया है। सुषुम्ना वह मार्ग है जिसके माध्यम से कुंडलिनी जागृत होती है और उच्च ज्ञान की प्राप्ति का आधार बनती है। सुषुम्ना के सक्रिय होने पर श्वास दोनों नासिका छिद्रों से एक साथ प्रवाहित होती है, जिससे संपूर्ण मस्तिष्क सक्रिय होता है। नाड़ियों के स्वरूप, अर्थ, संख्या, स्थिति, उत्पत्ति स्थान एवं कार्य को विस्तार से समझने के पश्चात अब हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि नाड़ियाँ प्राण के प्रवाह का माध्यम है और प्राण का प्रवाह निर्बाध तभी संभव है जब नाड़ियाँ मल रहित अर्थात स्वच्छ एवं सुदृढ़ हो। क्योंकि नाड़ी तंत्र में अवरोध होने पर प्राण का प्रवाह सही ढंग से नहीं हो पाता, जिससे व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। किंतु नाड़ियों में संतुलन बना लेने पर साधक प्रभावशाली बनने लगता है और जब नाड़ियाँ नियमित, लयबद्ध और निर्बाध रूप से प्रवाहित होती हैं तब प्राण जागृत होता है और इस प्राण की जागृति की अवस्था ही योग का लक्ष्य है, जिसे शास्त्रों में प्राणोत्थान कहा गया है। तो आज का हमारा ये विषय नाड़ी विमर्श यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के माध्यम से अवश्य दीजिएगा। हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।